ठीक है, तो आज मेन आर्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है, मेन आर्टिकल आज हमें पढ़ना है। ठीक है, जो भी है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के बारे में। सही है ना? वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, अच्छा, एक आर्टिकल रह गया था, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो पिछली क्लास में, और वो आगे जो पढ़ना था 233 आर्टिकल। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 233 आर्टिकल आपका रह गया था, वो लिख लीजिए। 233 आर्टिकल में क्या है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात है। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं बताइए? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात है। नियुक्ति कौन करते हैं? हमने कहा राज्यपाल। क्लियर है? नियुक्ति पत्र कौन देते हैं? राज्यपाल देते हैं। और जिला न्यायाधीश कैसे बनाया जाता? लगभग उसको एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए? 7 वर्ष का, कम से कम 7 वर्ष का एक्सपीरियंस। 7। क्लियर है? तो ये एक आर्टिकल रह गया था और ये कंप्लीट होता है, जो उच्च न्यायालय से संबंधित था, न्यायालय से संबंधित ये भी हो गया। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 243। बताइए आर्टिकल 243 में क्या है? बताइए, हम पढ़ रहे हैं पंचायत। क्या चीज? नहीं, अभी नगर पंचायत नहीं, पंचायत, ग्राम पंचायत की बात चल रही है। तो ये ग्राम पंचायत की बात है। आर्टिकल 243 में परिभाषा दी है। ठीक है, तो आप तो बस ये समझ लीजिए कि पंचायत के जो बात आ जाए तो वह भाग कौन सा है? ये भाग 9 में है। क्लियर है? भाग 9 में क्या है? पंचायत है। सही है? कोई दिक्कत हो तो बताइए। अच्छा, आर्टिकल कौन सा? 243 है। फिर इसके बाद 243 का ए है, बी है, सी है, डी है, ओ तक है। कुल आर्टिकल इसमें कितने हैं? कुल आर्टिकलों की बात करें तो 16 आर्टिकल हैं। ठीक है, कितने आर्टिकल हैं इसमें? पंचायत के अंतर्गत 16 आर्टिकल हैं। 243 एक फर्स्ट हो गया परिभाषा, 243 का ए, 243 का बी, 243 का, इस प्रकार से ओ तक है। तो ए से ओ तक 15 अक्षर, 15 आर्टिकल ये हो गए। एक 243 तो हो गए 16 आर्टिकल। इसके बाद भाग 9 का भी है। क्या पता है? हाँ, तो बस ऊपर बता रहे हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आर्टिकल आपका इसी में और बढ़ जाता है। तो भाग 9 के का में आपका नगर पालिका आ जाता है। भाग 9 के का में आपका नगर पालिका आएगा। और नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका के कुल कितने आर्टिकल हैं? 18 आर्टिकल हैं। इन्हीं से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इन्हीं से आगे बढ़ जाते हैं। जैसे 243 का का कहेंगे, खा कहेंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे। फिर ये 243 का ता से ता, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आर्टिकल नगर पालिका। 243 के ता से, जैसे ये का हो जाएगा, खा हो जाएगा, गा हो जाएगा, तो कहाँ तक पहुँचेगा? ठीक है, ता से पहले। ठीक है, ये आपका कौन सा अक्षर होता है? ये 16वां होता है। यहाँ से नगर पालिका स्टार्ट हो जाएगा। फिर तो यहाँ पर कुल 18 आर्टिकल है। नगर पालिका में कुल 18 आर्टिकल है और आपके पंचायत में, ग्राम पंचायत में 16 आर्टिकल है। क्या आपने एक चीज पढ़ी थी? आर्टिकल 40 नीति निदेशक तत्व में हमने पढ़ाया था। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन की बात पढ़ाई थी क्या? तो नीति निदेशक तत्व में वही चीज, तो ये सब है। विस्तार से पढ़ना है तो यहाँ पढ़ना है। क्लियर है बात? चलिए, 243 हो गया। ठीक है, आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है।
ग्राम पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत से, और ये नगर पालिका से संबंधित। अगला भाग 9 का ख हो जाएगा। इसके बाद अब आते हैं आर्टिकल 249 पे। 249 पे क्या है, किसी को पता है 249 पे क्या है? बताइए। हमने कहा 249 में, ठीक है, 249 में राज्य सूची जानते हैं क्या? राज्य सूची जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं है पता। 7वीं अनुसूची पढ़ी है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये क्या विषय होते हैं क्या? तो राज्य सूची के विषय में, राज्य सूची के क्षेत्र में या विषय में, आप कुछ भी कहिए, क्षेत्र में कौन कानून बना सकता है? बताइए, कौन कानून बनाता है? संसद। बना सकती है। अच्छा ये बताइए, क्या संघ सूची में केंद्र सरकार की संसद कानून बनाती है? केंद्र सरकार चलाती है हुक्म अपना। वहीं राज्य सूची में राज्य सरकार, समवर्ती में दोनों। लेकिन यहां पता क्या कह दिया गया कि राज्य सूची के विषय में कौन कानून बनाएगा? संसद कानून बना सकती है। कब? जब कोई कानून राष्ट्रीय महत्व का हो। कानून कैसा होना चाहिए? राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए, तब ये कानून बना सकती है। और ये अधिकार किसे दिया गया है? ये अधिकार राज्यसभा को दिया गया। ध्यान दीजिए, ये अधिकार किसे दिया गया है? राज्यसभा को। तो राज्यसभा को एक 249 आर्टिकल के तहत एक अधिकार मिला है ये, और एक आर्टिकल है 312। आगे पढ़ेंगे अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवाएं जो दिया गया है राज्यसभा को, मात्र 2 ही तो अधिकार है एक तरीके से, बाकी तो नाम मात्र के लिए है राज्यसभा। कोई भी कानून है तो पारित हो रहा तो साइन करना, नहीं हो रहा नहीं करना, तो भाई उसमें अगर हमें विघ्न डालना तो नहीं करना साइन। तो ये चीज है राज्यसभा, बाकी तो सब ऐसे लोकसभा ही मेन होती है। ठीक है, तो वही चीज ये अधिकार दिया गया है 249 के तहत। जो राज्य सूची के विषय है ना, जो राज्य कार्य करती है ना, उस पे क्या कर सकती है? अगर राष्ट्रीय महत्व का कोई कार्य है, विधि कानून बनाना है, तो राज्यसभा क्या करती है? अपने सभा में, अपने सदन में 2/3 बहुमत से, ठीक है, 2/3 बहुमत से क्या करती है? हाँ, हस्ताक्षर करती है और वो कानून बनवा देती है, कहती है कि ये कानून सही है। तो जब ये लोग कहते हैं, इनको अधिकार दिया गया, ये लोग 2/3 बहुमत से पारित करते हैं, तो संसद कानून बना देती है, और कानून बना देती है तो कानून लागू हो जाता है। जबकि राज्य सूची में अधिकार किसका है? मात्र राज्य सरकार का अधिकार है ना, लेकिन ये कर सकते हैं कार्य, लेकिन राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए। 249 आर्टिकल 250 भी है। क्या है 250 में? बताइए। 250 में भी राज्य सूची के विषय, राज्य सूची के जो विषय होते हैं ना, ये क्षेत्र होते हैं, विषय को ही क्षेत्र भी बोलते हैं। राज्य सूची के जो विषय होते हैं ना, उस पर कह देते कानून कौन बनाएगा? संसद कानून बनाएगी। कब? आपातकाल के समय। ठीक है, आपातकाल के समय संसद कानून बनाएगी। क्लियर है? यानी अगर आपातकाल लगा है तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, ये 250 आर्टिकल कहता है। वहीं आपात लगा हो या न लगा हो, अगर राष्ट्रीय महत्व का है कोई कानून, तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करके सीधे संसद द्वारा कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय में। ये और बीच में राज्य सूची का और कमजोर किया गया है।
यानी राज्य सरकार जो कार्य करती है उसको और कमजोर किया गया, यानी ये केंद्र का हस्तक्षेप है, ये चीज है। क्लियर है? हमने कहा 250 हो गया, आर्टिकल 262 पे आते हैं। 262 पे क्या है? आप तो बस इतना दिमाग में बैठा लीजिए, नदी विवाद, जो नदियों का विवाद होता है ना, अच्छा ये तो छोटी छोटी नदियां हो गई, जो बड़ी बड़ी नदियां देखिए, कोई कोई नदी का विवाद इतना चलता है वो तो इंटरनेशनल विवाद हो जाएगा। हमने कहा राज्यों का विवाद, ठीक है। 262 आर्टिकल में कहा गया राज्यों का विवाद। क्या एक राज्य से दूसरी राज्य में नदियां बहती हैं? अभी नदियां पढ़ाएंगे मैप के थ्रू तो पता चलेगा कितने कितने राज्यों में बहती है एक नदी, ठीक है। तो एक नदी जैसे बहती है, अब विवाद उत्पन्न करती है इस राज्य का इस राज्य से। मान के चलिए कि विवाद पैदा हो जाए, एक नदी आती है सोन नदी, कहाँ से आती है सोन नदी? इसमें ठीक है, हाँ गंगा भी है। अमरकंटक एमपी से निकलती क्या? अमरकंटक, अमरकंटक से सोन नदी, अमरकंटक से नर्मदा। जब सोन नदी आती है तो यूपी में आती क्या? यूपी में नहीं आती, यूपी में आती है। एमपी से एक ही तो नदी है जो उत्तर की ओर भगती है भाई, बहती है, इसे कहते हैं विपरीत, उल्टा नहीं जाती, तो सीधी ये उत्तर की ओर जाती है। अपने मैप में उत्तर की ओर, और कोई नदी नहीं है ऐसे उत्तर की ओर सीधे भगना। एक विपरीत दिशा में तो नर्मदा नदी का नाम आता है। नर्मदा की खासियत कि वो सीधी चलती है, उसमें टेढ़े मेढ़े मोड़ नहीं है, सीधी एक लाइन से बहेगी तो सीधे गुजरात में दम लेती है, सीधे एमपी से, अमरकंटक से, ठीक है। पूरा मैप से बताएंगे तो और थोड़ा सा भ्रंश घाटी के हिसाब से, ठीक है, उसमें और सही रहेगा। तो यदि एक राज्य या दो राज्य या दो राज्यों से अधिक, एक राज्य से अधिक का विवाद जो है ना, तो विवाद की जब बात आती है 262 आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कि नदी का अगर विवाद चल रहा तो इसको निपटारे के लिए, ठीक है, ये नदी विवाद से संबंधित है ये आर्टिकल। एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है 263 जो एग्जाम में आता है। 263 आर्टिकल ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कौन, ये क्या है 263? बताइए 263 आर्टिकल में क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद। तो 263 आर्टिकल के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है, ठीक है, गठन होता है। 263 आर्टिकल। अंतर्राज्यीय परिषद क्या है और ये कौन गठित करता है? बताइए। दो राज्यों का मामला आपस में विवाद हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? दो राज्यों का विवाद का मामला है तो एक अंतर्राज्यीय परिषद बना देते हैं और अंतर्राज्यीय परिषद ही उसका निपटारा करेगी। तो ये परिषद कौन बनाएगा? जब दो राज्यों का होगा, कोई विवाद दो राज्यों का होगा या दो से ज्यादा राज्यों का विवाद होगा तो एक परिषद बना दी जाएगी ताकि वो सुलझाएं, जैसे समिति नहीं हो जाती, ताकि वो समझाएं, निष्कर्ष निकालें कि क्या बात है। तो इसमें क्या होता है कि ये बनाते हैं राष्ट्रपति। भाई एक राज्य से अगर बड़ा मामला हो गया तो राज्यपाल की तो क्षमता नहीं रह जाती, फिर तो राष्ट्रपति ही रहते हैं। तो ये राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, यानी ये बनाते हैं क्या? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं। कौन? राष्ट्रपति करते हैं। 263 आर्टिकल दिमाग में बैठा लीजिए। 263 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 280 आर्टिकल। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ठीक है। 280 आर्टिकल में क्या है? वित्त आयोग। दिमाग में बैठा लीजिए, वित्त आयोग।
वित्त आयोग जानते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बता रहे हैं कि ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। 280 आर्टिकल के तहत वित्त आयोग है। वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? निर्माण, यानी ये भी राष्ट्रपति, वित्त आयोग का निर्माण भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति ही। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष के साथ में 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। क्लियर है? ये हो गया, 280 हो गया। हमने कहा आर्टिकल 312 पे आ जाइए, एग्जाम में ये पूछा जाता है। 312 आर्टिकल क्या है बताइए? 312 आर्टिकल क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं, तो एक आर्टिकल ये पावर देता है किसको? राज्यसभा को। ये अखिल भारतीय सेवाएं कौन नियुक्त करता है? व्यक्तियों को, तो ये राज्यसभा। ठीक है, ये राज्यसभा के पास शक्ति रहती है कि अखिल भारतीय सेवाएं नियुक्त करें। अखिल भारतीय किसी व्यक्ति को, यानी अगर वो पढ़ने में, या हम कहें कि व्यक्तिगत अगर वो टैलेंटेड व्यक्ति है, तो ये राज्यसभा उसे नियुक्त कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं जो होती है ना, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, ठीक है, एक तरीके से एक लोक सेवा आयोग जैसा होता है ना। लोक सेवा आयोग जानते हैं? ऐसे ही अखिल भारतीय सेवाएं। डीएम जानते हैं? डीएम को तो जानते होंगे, जैसे डीएम नहीं बना देते। ठीक है, ऐसे ये अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत राज्यसभा किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है जो सेवा दे सके। ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं ये अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत। 312 आर्टिकल, हमने कहा आर्टिकल 315 दिमाग में बैठा लीजिए। ये लोक सेवा आयोग है। सही है? 315 आर्टिकल, 312 आर्टिकल अखिल भारतीय सेवाएं। हमने कहा कि 2 आर्टिकल दिमाग में बैठा लीजिए, राज्यसभा के पास है ये। कौन से? 249 आर्टिकल और 312 आर्टिकल। मात्र पूरे संविधान में यही 2 आर्टिकल है इनके फेवर में, बाकी कुछ नहीं दिया गया इन्हें, सब ऐसे ही है, कोई काम की नहीं है चीज़ इनके पास। मेन पावर ये है, 312 आर्टिकल और 249, 2 ही चीज़ें हैं ऐसी। ठीक है, पावर की बात कर रहे हैं, बाकी तो इनके बारे में बहुत बताया गया। राज्यसभा वो तो अपर सदन है, उच्च सदन माना जाता है। ठीक है, लोक सेवा, लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जानते हैं क्या? यूपीएससी, यूपीपीसीएस, तो राज्य के लोक सेवा आयोग होता है एक। ठीक है, और एक संघ का होता है संघ लोक सेवा आयोग। तो ये 315 आर्टिकल में दिया गया है। ये आयोग की नियुक्ति होती है ना, आयोग होता है इस आर्टिकल के तहत। इनके सदस्यों की नियुक्ति भी यहीं पर होती है। 300, अभी इन्हीं सदस्यों की बारी आएगी तो 316, 317, इन्हीं की बात तो चलती रहती है। ठीक है, तो ये 315 दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 324 पे। 324 में क्या है? दिमाग में बैठा लीजिए, 324 आर्टिकल आता है एग्जाम में। 324 आर्टिकल में क्या है? निर्वाचन की बात की गई है। ठीक है, निर्वाचन जानते हैं? चुनाव आयोग, तो उसके बारे में बताया गया। आर्टिकल 324 से स्टार्ट हो जाता, 329 तक रेंज है। ठीक है, आप तो इसे दिमाग में बैठा लीजिए 324। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, जनगणना वगैरह कहते हैं, जनगणना किस आर्टिकल के तहत होती है? तो कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल, चलिए
हम आपको ऑप्शन देते हैं और ढूंढ के लाइए कि जनगणना किस आर्टिकल के तहत होती है। आर्टिकल हम पूछ रहे हैं, सन नहीं पूछ रहे। ध्यान दीजिए, आपके पास एक ऑप्शन है 326, एक ऑप्शन है 346। चलिए 2 ही ऑप्शन है, बहुत अच्छे से देख लीजिए, फिर बताइए जनगणना किस आर्टिकल के तहत होती है। ठीक है, बाद में देखते हैं जो भी है। 246, अभी एक तो दिया ही नहीं। ठीक है, मेन तो दिया नहीं। चलिए अब हो गया तो सर्च कर लिया। ठीक है, चलिए तो 246 आर्टिकल के तहत होता है। चलिए तो ये चीजें हैं, तो निर्वाचन हो गया। अब आर्टिकल 330 पे आते हैं। फास्ट चल रहे हैं, ध्यान दीजिए। बताइए 330 आर्टिकल में क्या है। अगर 330 आप बता देंगे तो 332 हम बता देंगे। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। ठीक है, तो आर्टिकल 330 में है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो लोकसभा होती है ना, उसमें आरक्षण की बात की गई है। यहाँ से सीटें जो होती है ना, लोकसभा की सीटें, कहीं कहीं ये नहीं हो जाती कि यहाँ पर सीट आई है 80 सीट आई कि ST सीट आई, आरक्षण वाली आती है तो वहाँ से वही कैंडिडेट लड़ेंगे। तो ये बात कही गई है, लोकसभा में कही गई है। लोकसभा में SC ST आरक्षण सीट, आरक्षण की बात की गई है लोकसभा में। तो हमने कहा कि आर्टिकल 332 में विधानसभा, सही है, विधानसभा में हूबहू है। अभी जो चुनाव हुए वो विधानसभा के हुए, ठीक है, विधायकी के। तो विधानसभा में किस आर्टिकल के तहत आरक्षण की बात होती है कि यहां से कौन सी सीट, यहां से कौन सी सीट। तो आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में SC ST आरक्षण सी। SC ST जान रहे हैं कि नहीं? हमने कहा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सही है ना। तो ये शेड्यूल कास्ट है और ये शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है, जनजाति जो होती हैं। तो ये चीजें हैं, तो इनके आरक्षण की बात हो जाती है विधानसभा में। तो दिमाग में बैठा लीजिए, पहले आएगा, लोकसभा बड़ा होता है ना, तो लोकसभा पहले आ जाएगा, विधानसभा छोटा होता वो बाद में, लेकिन एक छोड़कर होता है। क्लियर है? 330 में लोकसभा में आरक्षण की बात है, SC ST की लोकसभा में, और विधानसभा में 332 आर्टिकल के तहत एग्जाम में पूछा जाता है। दिमाग में बैठा लीजिए बिल्कुल, ठीक है। आर्टिकल 332 हो गया। हमने कहा आर्टिकल 333। अब आप सोच रहे होंगे कि 331 क्यों छोड़ दिया। हमने कहा 333 को तो साथ में ले लें। जैसे 330 और 32 का संबंध है, ऐसे 331 और 333 का संबंध है, एक छोड़कर। हमने कहा यहां 331 में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति नियुक्त करते थे, मनोनीत करते थे। एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन, को लोकसभा में 2 सीटें ये मतलब मनोनीत करते थे 2 लोगों को। तो 550 होती थी सीटें, लोकसभा की अधिकतम सीटें 550, जिनमें से 2 क्या हो जाते थे, एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत कर देते थे, और इस वजह से 552 हो जाती थी, जो हाल ही में क्या हो गया, संविधान संशोधन, और इसे क्या कर दिया गया, कौन से नंबर का, 104 नंबर का, 104 नंबर का, ठीक है, अभी हाल ही में हुआ, ठीक है। अच्छा, जब 104 नंबर का संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन को खत्म किया, किससे, लोकसभा में और यहां पर विधानसभा में। ध्यान दीजिए, 333 में विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन नियुक्त करते थे राज्यपाल विधानसभा में, और इसमें 2 होते थे लोकसभा में, ठीक है, एंग्लो इंडियन की बात है।
अच्छा, एंग्लो इंडियन होते कौन है? नहीं, वो जो मतलब विदेश के होते हैं वो कहते हैं एंग्लो इंडियन। जैसे ऐसा हुआ कि बहुत से लोग बाहरी आए भारत में रहने लगे, तो शादी विवाह भी हुई है यहीं पर, ठीक है। जो उनके बच्चे हुए विदेशी और यहाँ से तो बच्चे हुए, तो उन लोगों को ऐसा बोलते हैं एंग्लो इंडियन का दर्जा दे दिया जाता है। यूरोप वालों कहते हैं ज़्यादातर। तो वही शासन किसका रहा भारत में? नहीं, यूरोपी ही तो रहे भारत में। बताइए, ब्रिटेन रही, पुर्तगाली रहे, स्वीडन रहे, डच रहे, डेनिश रहे, यही तो रहे। पूरी कंपनियां आई। फ्रांसीसी तो भूल ही गए, मेन तो ब्रिटेन और फ्रांस है दो। लेकिन सबसे पहले कंपनी कौन सी आई भारत में? सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में पुर्तगाली गए भारत से। सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, लेकिन शासन किसने किया? अंग्रेजों ने, ब्रिटेन वालों ने। ठीक, चलिए, तो इसमें भी एंग्लो इंडियन की बात हुई, ठीक है। और इसमें भी 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति नियुक्त करते थे 2। 333 आर्टिकल के तहत विधानसभा में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त करते थे। अब हटा दिया गया, तो पूछेगा ना, ये तो करंट की बात है ना, बताइए किस आर्टिकल में एंग्लो इंडियन की व्यवस्था थी? ऐसा नहीं पूछेगा क्या? हटा दिया गया तो वो हटाने का पूछेगा किस संविधान संशोधन, लेकिन ये भी पूछ सकता कि पहले किस आर्टिकल में व्यवस्था थी, ऐसा तो पूछ सकता है ना। ये आता रहा है क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते रहे। 330 से 33 तक बता रहे, ये पूरे के पूरे आर्टिकल। 330 का संबंध 332 एक छोड़कर और 331 का 333। ये लोकसभा फिर विधानसभा, लोकसभा विधानसभा। पहले आरक्षण की बात है इसमें और फिर ये एंग्लो इंडियन की बात है। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं सीधे आपातकाल पे चलते हैं, ठीक है। टेंशन ना लीजिए, अभी इतना ही याद कर लीजिए, फिर इसके बाद विस्तार पूर्वक फिर और अच्छे से पढ़ाते हैं एक एक टॉपिक लेके। फिर तो सीधे कहेंगे कि भाग, कुल भाग जो है ना, भाग बाई भाग पढ़ा देंगे एक बार कि इस भाग को पढ़ना है, आराम से पढ़िए, ठीक है। दोबारा से आप भाग बाई भाग पढ़ा देंगे, ये चीज़ है। तो अब हम आते हैं आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? 352 आर्टिकल पढ़ लीजिए और 356 आर्टिकल पढ़ लीजिए, आर्टिकल 360 पढ़ लीजिए, आर्टिकल आगे अभी नहीं लिखते, पहले 3 चीजें समझ लीजिए। आर्टिकल 352 में क्या दिया है बताइए? राष्ट्रीय आपात, सही है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। अच्छा, राष्ट्रीय आपात क्या होता है, कैसे लगाया जाएगा कि राष्ट्रीय आपात लगना चाहिए? ठीक है, हमारे देश में यदि विदेशी शक्तियों का कोई विदेशी आक्रमण करते हैं, ऐसी स्थिति में हमें अपने देश की सुरक्षा करनी पड़ेगी और इसके लिए सतर्क किया जाता है और आपातकाल की घोषणा की जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल की, कि ये पूरे देश के संकट के लिए बात है। तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। 356 में राज्यीय आपातकाल लगता है, राष्ट्र का नहीं, अब राज्य का आपातकाल होता है। ये पर्टिकुलर जगह पर लगता है, ये पर्टिकुलर जगह पर, और जिस राज्य पे आपातकाल का मतलब राज्य में कौन लगाएगा? राज्यपाल लगाएंगे। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन बोलते हैं इसे, ठीक है। जो दूसरा नाम है ये राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, लेकिन शासन किसका होता है? राज्यपाल का हो जाता है। क्लियर है बात? राज्य विशेष में आपात लगाना राष्ट्रपति शासन कहलाता है और पूरे देश में जो आपातकाल लगता है उसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत हमने कहा एक आता है 360 आर्टिकल में वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, ठीक है।
जब एक ऐसी स्थिति आ जाएगी किसी देश में, जो उनकी बैंक होती है वो दिवालिया हो जाती हैं, भुगतान नहीं कर पाती हैं। मान के चलिए कि कोई देश इतना कर्जा ले लेगा दूसरे से कि वो चुका नहीं पा रहा, ऐसी स्थिति में वो दिवालिया हो जाती है, वो देश गरीब यानी क्या हो जाता है, वो देश ऋणी हो जाता है, कर्जदार हो जाता है, नहीं चुका पाता, वो दिवालिया देश कहलाता है और वहाँ लगेगा वित्तीय आपात। कि आपातकाल का समय हो गया पूरे देश में, वित्त का, रुपए के मामले में आर्थिक आपातकाल लग जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितने बार? 3 बार लग चुका है राष्ट्रीय आपात। कब कब लगा है तो ध्यान दीजिए, 1962 में लगा। 1962 में क्यों लगा? भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान नहीं, भारत और चाइना का युद्ध हुआ था 1965 में, वो सॉरी 62 में। अच्छा 65 में भी युद्ध हुआ है, ठीक है। तो 65 में जो युद्ध हुआ है वो भारत और पाकिस्तान का हुआ है। क्लियर है ना बात। तो 1962 में जो युद्ध हुआ है चाइना से, ठीक है, चीन से युद्ध हुआ है भारत का। उस समय हमने कहा बाहरी शक्ति जब आक्रमण कर देती है कोई देश, ठीक है, ऐसी स्थिति में आपातकाल लगता है 352 आर्टिकल के तहत। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा वो 1962 में लगा था चाइना से, और ऐसा कहा जाता था कि चाइना इस युद्ध में जीत गया था। इस युद्ध में चाइना जीत गया था, भारत हार गया था इस युद्ध में, ठीक है। इसके बाद युद्ध बंद हुआ। युद्ध बंद हुआ 1965 में। क्या हुआ? 1965 में फिर पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया, और इस जब 1965 का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, अच्छा राष्ट्रीय आपात लगा ही था, अभी हटा नहीं था, तो एक बार ही माना जाएगा। ये 67-68 में हटाया गया है राष्ट्रीय आपात, ठीक है। एक बार लगा राष्ट्रीय आपात कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है, राष्ट्रीय आपातकाल यानी 352 आर्टिकल के तहत लग गया। 1962 से 67 में हटाया गया, ठीक है। चाइना का युद्ध हो गया, चाइना जीता, इसमें विजयी हुआ, भारत हार गया। 1965 में पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया भारत से। स्थिति तो खराब ही थी भारत की उस समय। 1965 में प्रधानमंत्री कौन थे बताइए? 1965 में प्रधानमंत्री कौन थे? हमने कहा 1965 में जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, 1964 में तो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री थे। कभी समय मिलेगा तो फिर कहानी बताएंगे, इनकी अपनी एक कहानी है, ठीक है। ये मोरारजी देसाई का नाम सुना क्या? सबसे योग्य व्यक्ति थे कांग्रेस के। जेल नेहरू के बाद अगर पीएम किसी को बनना था, मोरारजी देसाई को बनना था। जेल नेहरू की मृत्यु हुई 1964 में। जब इनकी मृत्यु हो गई तो पदभार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा। फिर इसके बाद उस समय अध्यक्ष रूप में थे कामराज थे, और कामराज ने क्या किया, मोरारजी देसाई का नाम आगे नहीं किया कि ये बन जाए। कामराज चाहते थे जैसा हम चाहें वैसा प्रधानमंत्री बने, हमारे हिसाब से चले। इस वजह से उन्होंने क्या किया, लाल बहादुर शास्त्री को 1964 में बना दिया। गुलजारी लाल नंदा 1-2 महीने के लिए बने कार्यवाहक पीएम। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी बन गए। 1995 में हुई है ना? क्या 1995 में? किसकी? हाँ ये तो बाद में हुई है। 80 में तो सरकार बनाई मोरारजी देसाई। जेल नेहरू की बात कर रहे हैं। 1964 में मृत्यु हुई, जैसे गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक बन गए प्रधानमंत्री, और फिर इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को बना दिया। कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री को बना दिया। लाल बहादुर शास्त्री को कोई नहीं जानते थे,
कोई भी नहीं जानते थे, तो सब ये था कि कैसे प्रधानमंत्री बना दिया। अब इसके बाद जब ये बात हुई तो इन्हें बना दिया 64 में। बुरा लगा थोड़ा मोरारजी देसाई को कि हमें नहीं कहा प्रधानमंत्री बनने को कि हमें बना दे, हम तो योग्य बहुत दिनों से लगे हैं, इनको बना दिया। ठीक है, संतोष किया जैसे तैसे मोरारजी देसाई ने। और जब 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को बुरी तरीके से पराजित किया, और जैसे ही पाकिस्तान हारा यानी भारत जीत गया इससे, तो लाल बहादुर शास्त्री की वाह वाह हो गई कि बहुत अच्छा पीएम है, और इस तरीके से फेमस हो गए। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे फेमस हुए थे। ठीक है, ये 65 में। 66 में फिर ये गए कुछ काम से। कहाँ गए थे? देश का लाल सो गया, हम सुलह की शक्ल को संवारते रहे। ठीक है, ऐसा एक गीत है। ताशकंद में वतन का लाल सो गया। तो लाल बहादुर शास्त्री जी कि वहाँ अब कोई साजिश है, लेकिन इसको ज़्यादा खोला नहीं गया भेद, लेकिन एक साजिश के तौर पर ही ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री 1966 में इनकी मृत्यु हो गई। 1966 लाल बहादुर शास्त्री 1966 में मृत्यु हो गई। 64 में जेल नेहरू थे, 66 में लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद उज्बेकिस्तान में पड़ता है। 66 में इनकी मृत्यु हो गई। 66 में फिर गुलजारी लाल नंदा कारवाक पीएम बने, 2 बार बने कारवाक पीएम गुलजारी लाल नंदा बने। फिर कामराज ढूंढने लगे कि एक पीएम बने, एक पीएम बने अच्छा सा हमारे हिसाब का। मोरारजी देसाई आप तो आगे आगे थे कि अब पीएम हम ही बनेंगे, अब कौन चेहरा है। लेकिन क्या हुआ, वो भी ढूंढ रहे थे तो एक उन्हें मिली गूंगी गुड़िया। ठीक है, तो अब यही कहानी समाप्त करते, फिर किसी दिन गूंगी गुड़िया के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा ये हो गया 356 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। जैसे राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है, मान के चलिए कि एक राज्य विशेष पर चुनाव हुए, चुनाव में मान के चलिए कि कोई स्पष्ट बहुमत नहीं आ पाई। और जब स्पष्ट बहुमत नहीं आ पाई तो ये गठबंधन से बनेगी सरकार। अब ये गठबंधन करने को तैयार नहीं, यदि गठबंधन करने को तैयार नहीं तो फिर सरकार किसी की है नहीं, तो सीधे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। फिर चुनाव होगा, ठीक है, फिर चुनाव होगा और फिर इसके बाद देखा जाएगा। फिर पूर्ण बहुमत आती है, बनाते हैं तो ठीक है, और नहीं बनाते तो फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा। और राष्ट्रपति शासन का मतलब जो लॉकडाउन की स्थिति थी, ठीक है, जो लॉकडाउन की स्थिति थी, या आप ये समझ लीजिए कि उस समय राजा कौन है? पुलिस। पुलिस अधिकारी नहीं, सिर्फ डंडे अगर लिए हैं पुलिस वाले तो वो राजा हैं उस समय, अगर राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा विधायक हो या मंत्री हो। हाँ, तो ये समझ लीजिए कि वो मेन है, हेड है, पुलिस वाले, इतना पावर होता। जम्मू कश्मीर में बिल्कुल लगा रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बार कहा जाए, ज्यादा अधिक समय तक, सबसे अधिक समय तक कहाँ लगा रहा? जम्मू कश्मीर। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा पंजाब में। ठीक है, सबसे पहले लगा था पंजाब में। पेप्सू एक स्थान है, पेप्सू पंजाब में लगा था, वही 1951 के समथिंग, सन 1951 पहली बार लगा था राष्ट्रपति शासन। इसके बाद सबसे लंबे समय तक अगर कहा जाए राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा, तो जम्मू कश्मीर में लगा, लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक ये जम्मू कश्मीर में। हमने कहा सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा, तो अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन यूपी, और यूपी के साथ में
केरल। यूपी के साथ में केरला है। और कितनी कितनी बार? 10-10 बार। ठीक है, दोनों जगह राष्ट्रपति शासन यूपी और केरला में 10-10 बार है। अच्छा, अभी नहीं हुआ? नहीं, अभी तीसरा कहाँ, अभी तो पहला ही हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसमें आते हैं। 1962 में प्रथम बार लगा था राष्ट्रीय आपात। द्वितीय बार कब लगा था? किसी को पता है द्वितीय बार? 1971 में द्वितीय बार लगा है। और 1971 में क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। भारत पाकिस्तान से फिर से युद्ध हुआ था। एक बार में बोध नहीं हुआ था 65 में। पाकिस्तान को एक बार में बोध नहीं हुआ था, हार गया था। ठीक है, अब होता नहीं है, एक नेपाली लाद लेते हैं ना, तो हाँ, तो वही चीज है, ये हार गया बुरी तरह पाकिस्तान 65 में। 1971 में फिर आया कि फिर मैं अभी आ रहा हूं। ठीक है, फिर लड़ा, फिर हारा ये 1971 में, ये दोबारा पाकिस्तान। ठीक है, 1971 में तो द्वितीय जो आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगा वो 71 में लगा था। फिर इसके बाद 1975 में लगा था। तो 3 डेट हैं, इसे मिटा दे, इसे मिटा दे रहे हैं। ये तो युद्ध की बात है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार में लगा ही था, हटा ही नहीं था कि दोबारा लगा दे। इस वजह से वो उसी में काउंट हो गया पहली बार में। ये दोनों डेट है, 62-65 दोनों। ठीक है, 67 तक लगभग लगा रहा था। बुरी स्थिति थी इस समय। एक तो चाइना से युद्ध हार गए और फिर उसी समय सूखा वगैरह हो गया था। तो दयनीय स्थिति थी भारत की। ये समय बहुत मतलब विकराल रूप लिए था समय। ठीक है, जनता में त्राही थी, ये समय बहुत बेकार स्थिति थी। ठीक है, 62 का युद्ध, 65 का युद्ध, यहाँ सूखा अलग से पड़ गया, वर्षा हो नहीं रही थी, फसल नहीं हो रही थी, ये स्थितियां थी। 71 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, ये दोबारा हुआ और ये द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल लगा। और तृतीय राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में लगा, लेकिन किसी बाहरी शक्ति की वजह से नहीं, ये आंतरिक अशांति के कारण, आंतरिक अशांति के कारण, आंतरिक अशांति लिख लीजिए, आंतरिक अशांति के कारण। ठीक है, आंतरिक अशांति के कारण यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1978 में मोरारजी देसाई जी की सरकार आई और उन्होंने कहा कि अब के बार लग गया तो लग गया आंतरिक अशांति के कारण, क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। अब आगे से कभी नहीं लगेगा आंतरिक अशांति के कारण। क्यों लगा आंतरिक अशांति के कारण? 1975 में 71 के बाद, 71 से अब चुनाव होना था, 75 में चुनाव होना था। किसके? लोकसभा के। इंदिरा गांधी जी बैठी हुई थी। ठीक है, यही है क्या? गूंगी गुड़िया। हमने कहा कहानी बताएंगे गूंगी गुड़िया की फिर कभी, अब इतना समय नहीं है, नहीं तो कहानी में क्लास चली जाएगी। तो यही है गूंगी गुड़िया, इंदिरा गांधी जी को कहा जाता है। तो इंदिरा गांधी जी की सरकार, इन्हें लगा कि अब अगर चुनाव अभी होता है तो हम हार जाएंगे। 1975 की बात है। तो इन्होंने देखा कि माहौल जो है ना बहुत खराब चल रहा है, अगर चुनाव करा दिया ना, जनता बिल्कुल बैठी है। ठीक है, हाँ, ताए ताए में कहते हैं ना, ताए ताए में सीधे, हाँ, तो हम कुर्सी नहीं बचा पाएंगे अपनी। इन्होंने क्या किया? आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। और 75 से 76 तक क्या रही? प्रधानमंत्री वही रही। राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहा 1 साल। फिर इतने में बोध नहीं हुआ, फिर 1 साल के लिए बढ़ा दिया, 1 साल और प्रधानमंत्री रही। तो 5 साल रह सकते प्रधानमंत्री, ये 7 साल रही हैं यहाँ पे। 1-1 साल 2 बार बढ़ा दिया था। ठीक है, क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा तो चुनाव क्यों होगा? ठीक है, इस वजह से सबसे लंबा कार्यावधि जो हुई है ना इसकी लोकसभा की, तो सबसे लंबा यही था, 7 साल का। फिर इसके बाद चुनाव हुआ, जो होना था वही हुआ। हार गई इंदिरा गांधी जी और मोरारजी देसाई
अलग से एक पार्टी बनाई थी। जब उन्हें नहीं बना रहे थे तो उन्होंने अलग से पार्टी, जनता पार्टी नहीं है, बीजेपी नहीं है, जनता पार्टी बनाई थी। और कहा जाता है पहली बार अंशतः गैर कांग्रेसी, अंशतः गैर कांग्रेसी पार्टी पहली बार सत्ता पे आई थी, वो भी जनता पार्टी। अंशतः क्यों बोला जाता है, पूर्णतया नहीं बोला जाता। पूर्णतः गैर कांग्रेसी सरकार तो आई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब बनी थी, पूर्णतः गैर कांग्रेसी थी। लेकिन ये पूर्णतया नहीं थी, क्योंकि मोरारजी देसाई खुद थे कांग्रेसी, और वो जब नहीं बना रहे थे उन्हें, तो अलग से इसमें आ गए थे और जीत गए। तो 78 से 80 तक चला पाए, 2 साल ही चला पाए थे, फिर इनको त्यागना पड़ा। ठीक है, इनके खिलाफ काफ़ी वो हुए, मतलब प्रस्ताव पारित हो गए, अविश्वास प्रस्ताव, इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो हो गए तीनों की तीनों। 1962 पहली बार लगा, 1971 में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल, तीसरी बार 1975 में लगा। 1975 का आंतरिक अशांति के कारण, 2 बार तो युद्ध के कारण है। ये क्लियर है? ठीक। तो राष्ट्रपति शासन पेप्सू पंजाब में पहली बार लगा। सबसे लंबे समय लगातार लगा रहा वो जम्मू कश्मीर में लगा रहा। सबसे अधिक बार अगर राष्ट्रपति शासन लगा है वो है यूपी में लगा रहा और केरल में लगा रहा, दोनों में 10-10 बार लगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं वित्तीय आपात पे। वित्तीय आपात भारत में कितनी बार लगा? तो हमने कहा अभी तक लगा ही नहीं है। भारत इतना गरीब नहीं है जितना मानते हैं। ठीक है, और होता भी है तो दिखाते नहीं है कि हम गरीब हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो भारत जो है इतना गरीब नहीं है। आरबीआई में रुपया जो है ना भरा हुआ है। ठीक है, और नहीं भरा होगा तो नहीं भरा होगा, लेकिन दिखाते हैं बहुत भरा हुआ है। कैसे हो जाएगा आपातकाल, कैसे लगेगा? ठीक है बहुत है। तो वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार भारत में नहीं लगा है। ठीक है, और ये अपनी साख बचाने के लिए होता है। ठीक है, ये भी अपने देश की साख बचाने, कोई भी देश हो, जरूरी थोड़ा ये आप ज़्यादा लोन लेने लगेंगे ना, कर्जा लेने लगेंगे किसी देश से, लेते जाइए, और कौन सा देश नहीं देगा। हमने कहा अमेरिका से जितना लेना हो ले लीजिए, वो तो यही चाहता कि कर्जा ले लो हमसे जितना हो सके। ठीक है, चीन से जितना चाहे हम ले सकते हैं और वो देगा, लेकिन बाद में यही होगा, वो मांगेगा रुपए ज़रूरत पे, हमारे पास नहीं है, तब वो क्या कहेगा कि भाई ये मुंबई वाला हिस्सा हमें दे दो, यहाँ पर हम व्यापार करेंगे पूर्णतया, यहाँ पे अपने सैनिक लगा दी। और धीरे धीरे सैनिक लगाते और यही हाल तो हुआ था। कब? 1617, वो 1716 का मैग्ना कार्टा, फर्रुखसियर। ठीक है, अधिकार पत्र माना जाता है उसे, उसने इजाजत दे दी थी। और अंग्रेजों ने धीरे धीरे व्यापार कर करके क्या किया, कब्जा कर लिया था। और चीन यही तो अपनाता है, पहले व्यापार करेगा, धीरे धीरे करेगा, फिर उस एरिया में कब्जा करेगा। और यही अमेरिका की आदत है, सीधी सी बात है, अमेरिका की भी यही आदत है साम्राज्यवादी नीति की। और ऐसे चाइना की भी नीति है साम्राज्यवादी की, वही रसिया की भी हाल है साम्राज्यवादी की। ये जितने बड़े बड़े महाशक्ति हैं ना विश्व के, और देखिए सभी के सभी यूएनओ के सदस्य हैं, आप समझिए यूएनओ के सदस्य हैं। और जो देखिए जो गार्जियन होता है, अगर गार्जियन आपस में लड़े भिड़े तो बताइए और देशों का क्या हाल होगा। जो समझदार होके, ठीक है, समझदार होके ऐसी हरकत करें। अब देखिए रसिया और अमेरिका में कैसी ठनती है। ठीक है, और चाइना सपोर्ट, अभी तो आएंगे फ्रांस भी, ब्रिटेन भी, तो हो गए ना 5 स्थायी, भाई वही लड़ेंगे। और जब वो लड़ेंगे, गार्जियन लड़ेंगे, तो बच्चे तो अपने आप से आते हैं ना आगे। ठीक है, नहीं बिल्कुल है। अगर वो गार्जियन लड़ गए ना, पता चला उसके पिताजी ये लड़ गए, तो पता चलेगा उसके बच्चे एक लाठी लिए तो एक कुल्हाड़ी लिए चले आते हैं। और वही हाल होना, जिसके पास मिसाइलें हैं तो मिसाइलें दागेंगे, जिसके पास परमाणु है तो परमाणु दागेंगे। बच्चों को मार रहा है ना, क्या चीज, वही चीज है। तो नहीं, जब लड़ेंगे तो वो तो कहीं भी, ये देखिए कहाँ नहीं गया। एक बार हाथ से अगर पत्थर छूट गया कभी वापस नहीं आता। अब मुंह से बोली जबान कभी वापस नहीं आती है। ठीक है, एक बार बोल दी गई तो हो गया, यही हाल है। चलिए
अच्छा, मुंह से बोली और बंदूक से गोली कभी वापस नहीं आती, यही है। हाँ चलिए, क्या चीज? नहीं, भारत कर्जा क्यों नहीं लेंगे? बिना कर्जा के कैसे चलता है? कर्जा तो लेना पड़ता है। किसी का घर भी है तो अच्छे से नहीं चल पाता बिना कर्जे से। हम बताएं, कहीं ना कहीं से हम किसी को देंगे तो किसी से लेंगे। भारत देता भी तो है बहुत ज़्यादा, तो हम लेते हैं किससे? कभी विश्व बैंक से, ऐसे संस्थाओं से लेते हैं। अब विश्व बैंक इसीलिए तो बनी है विश्व के लिए, क्योंकि हम तो सदस्य हैं। तो विश्व बैंक हो गई, IMF हो गई, और ADB हो गई, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशिया की है ADB, ठीक है। चलिए ठीक है, कभी होगा तो फिर बताएंगे। चलिए आज के लिए काफ़ी है।